रेडी है सब? कहाँ तक हुआ था? अच्छा अच्छा, आप लोग हल्ला करने लगते हैं। आए, किसी भी दृष्टिकोण से उचित है ये? बताइए आप ही लोग। आए, कोई भी धर्म ले लीजिए, कोई भी जाति ले लीजिए, क्या यह प्रथा उचित है किसी धर्म जाति में? आए, बच्चा सब करता है तो समझ में आता है। आए, है कि ना है? आप लोग वैसे नौकरी के प्रेशर्स में रहते हैं, तब ऐसे ऐसे करते हैं। ये उचित नहीं है, समझे? इसलिए ऐसे मत करिए, आराम से पढ़िए। पहले आगे तो क्वेश्चन बनाइए। अब बार बार बता रहे हैं, जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं ना, बहुत कठिन है। हल्का रहता तो हम खुद नौकरी में रहते। सही बात बता रहे हैं, लेकिन हमको नहीं हुआ, हम बता रहे हैं। बहुत मेहनत किया हम भी। क्लास में आइए, आराम से रहिए, एक दूसरे का सम्मान करिए। नाम उन्हीं का हुआ है, इतिहास हो या भूगोल, जो खुद का सम्मान करते थे, दूसरों का सम्मान करते थे। हल्ला करके कोई कुछ पाया है? बताइए, इतिहास में है कोई ऐसा एग्जाम्पल? हल्ला नहीं करिए, पहले आ जाइए। प्रश्नों, पिछला प्रश्न को आप देखिए। पिछला प्रश्न आपको याद है कि नहीं है कि नहीं? और ऊपर से लड़की सबको आप इस तरह करते हैं। आप जानते हैं, इतना मतलब बिहार में गरीबी है कि कहीं का बहन पढ़ नहीं पाई। बहुत का तो बहन घर से निकलकर शहर का हवा भी नहीं लगा पाई, इतनी गरीबी है कि नहीं? सही है कि नहीं? बिहार में आज भी इतनी गरीबी है कि भाई पढ़ता है, बहन नहीं पढ़ पाता है। कईयों होंगे जिसके भाई बहन नहीं पढ़ पाए होंगे। आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी बहन पैसों के अभाव में नहीं पढ़ पाई। बहुत का तो बहन ऐसा भी है कि दरवाजे के बाहर सड़क पर कदम नहीं रख पाया है। फिर भी इतना कुछ जीत कर जब कोई पटना आता है तो वो सम्मान के लायक है। आप लोग हल्ला करते हैं तो हल्ला नहीं करिए, पहले आ जाइए, प्रश्नों को देखिए। वैसे जनरल कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड है। आप इस तरह हल्के में लीजिएगा तो बाद में बहुत पछतावा होगा। हमेशा दिमाग में पढ़ाई को रखिए, हमेशा, तब जाकर आपका जनरल कंपटीशन निकलेगा। हमेशा हमेशा इस बात के लिए सजग रहिए कि कहीं से दो चार प्रश्न और याद हो जाए। तो ऐसा मत करिए, इस तरह व्यवहार करिए जिस तरह ग्रेजुएट व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि समाज व्यवहार करे। ठीक है? नहीं तो ग्रेजुएट कर लिए, मैट्रिक वाला लक्षण गया नहीं तो फिर क्या फायदा है, बताइए। आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को समझे थे। नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या पता चला था? तो लगभग परमाणु संरचना स्पष्ट हो गई थी। नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल का सबसे बड़ी खासियत थी कि वे रदरफोर्ड के कमियों को दूर किए और परमाणु के लगभग सारी संरचनाओं को स्पष्ट रूप से समझा दिया। अब ध्यान दीजिए कि नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल से यह भी पता चला था कि एटॉम के किस सेल में एटॉम के किस सेल में परमाणु की किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते। लेकिन
नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निर्धारित की थी। यानी नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के द्वारा किसी परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का तो पता चलता है, लेकिन कक्षा में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था का सही पता नहीं चलता है। बात को समझे कि नहीं समझे? नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल ने कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताया, लेकिन नील्स बोर अपने एटॉमिक मॉडल में कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण व्यवस्था को नहीं बताया। नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल से सिर्फ इस बात की जानकारी मिलती है कि किसी परमाणु के किसी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकते हैं? 2n², जहां n कक्षा की संख्या। लेकिन संपूर्ण व्यवस्था इलेक्ट्रॉन की कक्षा में कैसी होगी, किस प्रकार होगी, यह नील्स बोर के मॉडल से पता नहीं चलता। तो फिर इसकी पता हमें कैसे चलेगा? किसी परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी है, इसका पता हमें कैसे चलेगा? तो इसका पता चलेगा बोर बेरी स्कीम से। बोर बेरी स्कीम से। बोर बेरी स्कीम, निश्चित तौर पर इसमें नील्स बोर भी जुड़े हुए हैं। तो बोर बेरी स्कीम ये कौन सी स्कीम है? ये वो स्कीम है दोस्तों जो हमें बतलाएगा संपूर्ण व्यवस्था इलेक्ट्रॉन की कक्षा में किस प्रकार होगी। तो किसी भी परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण व्यवस्था की जानकारी किससे मिलती है? बोर बेरी स्कीम से मिलती है। या आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बोर बेरी स्कीम कौन सी स्कीम है, तो ये वो स्कीम है जो हमें इस बात की जानकारी देगा कि किसी भी परमाणु के भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी है। तो अब बोर बेरी स्कीम क्या है, इसको एक एक करके आप समझिए। सबसे पहले बोर बेरी स्कीम कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस कक्षा में प्रवेश करेगा? के में प्रवेश करेगा, उसके बाद एल में, उसके बाद एम में, उसके बाद एन में, उसके बाद ओ में, उसके बाद आगे। तो किसी भी परमाणु के भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश निम्न ऊर्जा वाले कक्षाओं से उच्च ऊर्जा वाले कक्षाओं में होता है। किसी भी परमाणु के भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश निम्न ऊर्जा वाले कक्षाओं से उच्च ऊर्जा वाले कक्षाओं में होता है, और निम्न ऊर्जा वाले से उच्च ऊर्जा वाले कक्षाओं की व्यवस्था क्या होगी, तो वो आपके सामने में है। आपको बता दिए थे कि ज्यों-ज्यों परमाणु के नाभिक से कक्षा की दूरी बढ़ते जाती है, कक्षा की ऊर्जा भी बढ़ते जाती है। सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षा कौन है? के। उससे अधिक एल, उसके अधिक एम, उसके अधिक, उसके बाद ओ। क्लियर हो गया? पहली व्यवस्था समझ गए। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के, किसी भी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश किस प्रकार से होता है, तो निम्न ऊर्जा वाले कक्षाओं से उच्च ऊर्जा वाले कक्षाओं में। और उसका क्रम क्या होगा, तो ये क्रम आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा सवाल आपके मन में आएगा कि के बाद ही इलेक्ट्रॉन एल में प्रवेश करेगा, तो कैसे प्रवेश करेगा? तो जब किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n²। और 2n² को देखें तो के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि के के लिए n बराबर
1, L बराबर में 8, M में 18, ठीक है, N में 32, N में 32। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, M में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, N में 32। तो निम्न कक्षा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कब होगा? तो जब एक कक्षा इलेक्ट्रॉन से भर जाएंगे, उसके बाद दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। उदाहरण के लिए कि अगर K में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो अब K में जगह बचा ही नहीं है, तो अब इलेक्ट्रॉन किस में जाने लगेगा? L में। L में जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो L भी फुल, अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? M में जाएंगे। ऐसा नहीं कि K में 1 गया फिर L में 1 चला गया, जब तक K में 2 नहीं हो जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन L में नहीं जाएगा, और जब तक L में 8 नहीं होगा तब तक M में नहीं जाएगा। लेकिन ठहर जाइए, आप ये तो समझ गए कि जब K में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तभी इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा यानी L में प्रवेश करेंगे, और L में जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएंगे तभी इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेंगे? M में। लेकिन M के बाद बोर-बेरी स्कीम बदल जाता है, यानी M के लिए यह नियम नहीं है कि M में 18 होगा तभी इलेक्ट्रॉन N में जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि तीसरा नियम कहता है बोर-बेरी स्कीम का, बोर-बेरी स्कीम का तीसरा नियम यह कहता है, या तीसरा सिद्धांत यह बतलाता है कि जब भी कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जाना प्रारंभ कर देते हैं, अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा तबे इलेक्ट्रॉन L में जाएगा, L में 8 पूरा हो जाएगा तबे M में जाएगा। लेकिन M के बाद जरूरी नहीं है कि इसमें 18 होगा तबे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, बल्कि M में भी जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाने लगता है? N में जाने लगता है। लेकिन यह भी जानिए कि M में अधिकतम 18 रह सकता है। अब कहिएगा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति है कि वो इलेक्ट्रॉन से दूर रहना चाहता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन तक तो सहन हो जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को सहन करना यानी बर्दाश्त कर ही नहीं पाता है, बर्दाश्त से ज्यादा हो जाता है। समझे कि न बात को? समझे। यानी 8 इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में हो गया तो इलेक्ट्रॉन सामंजस्य बिठा लेगा, लेकिन उसके बाद जब 9वां इलेक्ट्रॉन आने लगता है कक्षा फरफराने लगता है, क्योंकि माइनस 8 को सह लिए, अब कितना सहेंगे? तो अगला कक्षा में भेजो, जगह खाली है। तो वास्तविकता यह है कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, लेकिन जब कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, अगली कक्षा में जाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन 8 तक बर्दाश्त करने की सीमा है। क्लियर हो गया? तीसरा स्कीम समझ गए। चौथा स्कीम आइए, चौथा स्कीम कि किसी परमाणु के अंतिम कक्षा
अंतिम कक्षा में अधिकतम 8 तथा अंतिम कक्षा से पहले वाले कक्षा में, अंतिम कक्षा से पहले वाले कक्षा में, अंतिम कक्षा से पहले वाले कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, चाहे उसके लिए 2n² का मान कुछ भी क्यों ना हो, चाहे उसके लिए 2n² का मान कुछ भी क्यों ना हो। यानी किसी परमाणु का अंतिम कक्षा कौन है? n है। मान लीजिए कि किसी परमाणु में 4 कक्षा है, तो किसी परमाणु में 4 कक्षा है तो अंतिम कक्षा कौन हो जाएगा? n। तो क्या n में 32 इलेक्ट्रॉन रहेगा? नहीं, n में अधिकतम 8 ही रहेगा और m में अधिकतम 18 ही रहेगा। तो किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा से ठीक पहले वाले कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18 रह सकते हैं, चाहे 2n² का मान कुछ भी क्यों ना हो, चाहे 2n² का मान कुछ भी क्यों ना हो। क्लियर हो गया? समझ गए बात को? वैसे बोरबेरी स्कीम को समझना कम, रटना ज्यादा जरूरी है। समझे कि नहीं समझे? आइए अंतिम बात, 4 बात तो समझ ही गए हैं, अंतिम बात कर रहे हैं। किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तथा अंतिम से ठीक पहले वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकता जब, तब तक नहीं हो सकता है जब पिछला सभी कक्षा 2n² का पालन न कर लिया हो, 2n² का पालन न कर लिया हो। अब ध्यान दीजिए, आप ये तो समझ गए कि अंतिम कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। अंतिम कक्षा से ठीक पहले वाली कक्षा में अधिकतम कितना? 18। लेकिन वास्तविकता यह है कि अंतिम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा से पहले वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होगा जब तक उससे पहले वाला सारा कक्षा किसका पालन न कर लिया हो? 2n²। उदाहरण के लिए कि अगर मान लीजिए किसी परमाणु में 4 कक्षा है, तो अंतिम कक्षा कौन होगा? अंतिम से पहले वाला। तो n में 2 इलेक्ट्रॉन तभी होगा और m में 9 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब k में पूरी तरह से 2 ना हो जाए, l में पूरी तरह से 8 ना हो जाए। तो जब सभी कक्षा 2n² का पालन कर लेगा तभी अंतिम कक्षा में 2 से ज्यादा हो सकता है और अंतिम से पहले वाले कक्षा में 9 से ज्यादा हो सकता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए?
कोई दिक्कत नहीं। तो बोरबेरी स्कीम वो स्कीम है जो किसी भी परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन के संपूर्ण व्यवस्था की जानकारी देता है, क्योंकि नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल से सिर्फ कक्षा के अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जानकारी मिलता है, इलेक्ट्रॉन के संपूर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं मिलता। हमको लगता है सबको याद भी हो गया होगा। किसी भी परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश निम्न ऊर्जा वाले कक्षा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में होता है, न कि उच्च ऊर्जा वाले कक्षा से निम्न ऊर्जा वाले। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश निम्न ऊर्जा वाले कक्षा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में होता है, यानी K से L, L से M, M से N, M से O। किसी भी परमाणु के किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 2n² हो सकती है। परमाणु के किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 2n² हो सकती है। तीसरा नियम है कि K में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तभी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? L में जाएगा। L में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, पूरी तरह से भरेगा, तभी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? M में। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन N में तभी जाएगा जब M में कितना हो? 18। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि N में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब M में कितना हो? 18। बल्कि किसी भी कक्षा के लिए 2n² का मान कुछ भी क्यों ना हो, जब किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। किसी भी परमाणु के लिए अंतिम कक्षा कोई भी हो और अंतिम कक्षा से पहले वाला कक्षा कोई भी हो और उसके लिए 2n² का मान कुछ भी क्यों ना हो, अंतिम कक्षा में अधिकतम कितना रह सकता? 8। और अंतिम से ठीक पहले वाली कक्षा में अधिकतम कितना हो सकता है? 18। हम अधिकतम की बात कर रहे हैं, लेकिन अंतिम कक्षा में 2 से ज्यादा और अंतिम से पहले वाली कक्षा में 9 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब होगा जब पहले के सारे कक्षा 2n² का पालन ना कर लिया हो, 2n² का पालन ना कर लिया हो। कोई दिक्कत है? समझ गए बात को? तो यही था बोरबेरी स्कीम। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 8 हो सकता है। अब इसमें क्यों होगा क्यों नहीं होगा ये सब कोई लेना देना नहीं है। बोरबेरी का पूरा रिसर्च है कि ऐसे ही होगा, ठीक है ना। अब ये नहीं बता सकते क्यों होगा। क्यों होगा तब उसके लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। 11th क्लास में आप पढ़े होंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के द्वारा नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल की व्याख्या। तो हम उतना में जाएंगे नहीं, क्योंकि जरूरत है नहीं। टॉप करने के लिए जितना जरूरी है उतना हम आपको बता रहे हैं। क्लियर हो गया? एक बार बोरबेरी स्कीम को पढ़िए तो। बात मत करिए, बोले हैं पढ़ने के लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। सवाल का जवाब अब दे दीजिएगा ना। प्रश्न बनाते हैं कि नहीं चैप्टर का? चैप्टर का प्रश्न प्रत्येक दिन जाकर के बनाइए कि कितना आज बन गया है, क्योंकि कितना भी आप समझ लीजिएगा उसका कोई वैल्यू नहीं है।
लेकिन इसका पूरा वैल्यू है कि कितना आप याद कर लिए हैं। चाहे आप समझ कर याद करिए, चाहे रट्टे मारकर याद काहे नहीं करिए। वैसे जितना धीमी गति से और विस्तार पूर्वक समझाते हैं, हमको लगता है ज्यादा रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कुछ पॉइंट को मारना पड़ता है तो मार लीजिए, सब मारता है। आइए दोस्तों समझते हैं एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, और इसे किसमें इंडिकेट किया जाता है? जेड में। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को इंडिकेट किया जाता है जेड अक्षर से। और एटॉमिक नंबर के द्वारा केमिस्ट्री में किसकी पहचान की जाती है? किसकी पहचान की जाती है? एलिमेंट की पहचान की जाती है। केमिस्ट्री में किसी तत्व की पहचान किसके द्वारा होता है? एटॉमिक नंबर से। यानी एटॉमिक नंबर का संबंध किससे है? तत्व से है। एटॉमिक नंबर का संबंध तत्व से है, तो इसका मतलब है कि इसका संबंध कंपाउंड यानी यौगिक से नहीं है। इसका संबंध रासायनिक विज्ञान के एक तीसरे पदार्थ मिश्रण से भी नहीं है। ठीक है, मिश्रण से भी नहीं है और यौगिक से भी नहीं है। यानी परमाणु संख्या केवल किससे संबंधित है? तत्व से संबंधित है। क्या परमाणु संख्या का संबंध यौगिकों से भी है? क्या परमाणु संख्या का संबंध मिश्रण से भी है? नहीं है। परमाणु संख्या का संबंध किससे है? तत्व से। तो अगर आपको परमाणु संख्या को सीधे परिभाषित करना है कि परमाणु संख्या क्या है, तो रसायन विज्ञान में तत्वों की पहचान जिन संख्या के बदौलत की जाती है, उसी संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। रसायन जगत में तत्वों की पहचान जिस संख्या के द्वारा की जाती है, उस संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। जिस तरह समाज में किसी व्यक्ति की पहचान उसके नामों से होती है, उसी तरह केमिस्ट्री में किसी तत्वों की पहचान उसके परमाणु संख्या के द्वारा होती है, जिसे हम किससे इंगित करते हैं? जेड अक्षर से इंगित करते हैं। किससे इंगित करते हैं? जेड अक्षर से इंगित करते हैं। अब आइए दूसरी बातों को समझिए कि ये तो हम समझ गए कि परमाणु संख्या के द्वारा हम केमिस्ट्री में तत्वों की पहचान करेंगे, लेकिन सवाल यही है कि एक तत्व का पहचान परमाणु संख्या से तो होती है, लेकिन किसी भी तत्व का परमाणु संख्या तय कैसे होगा? किसी भी तत्व का परमाणु संख्या तय कैसे होगा? तो किसी भी तत्व का परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर, किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या जिसको हम जेड से इंगित करते हैं, इसकी पहचान परमाणुओं से ही होगी। होगी कि नहीं होगी? लेकिन सवाल है परमाणु के किससे होगी? परमाणु में 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसकी पहचान प्रोटॉन के संख्या के द्वारा होता है, प्रोटॉन के कुल संख्या के द्वारा होता है। आप तत्व का परिभाषा जान चुके हैं। जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे ही तत्व कहा जाता है। यानी एक तत्व के नमूने में केवल एक ही प्रकार के परमाणु हो सकते हैं। एक तत्व के नमूने में केवल एक ही प्रकार के परमाणु हो सकते हैं। और पहला चैप्टर केमिस्ट्री में हम तत्व का परिभाषा भी यहीं पढ़े हैं कि तत्व वे पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या
उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के कुल संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। किसी भी तत्व का परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों के कुल संख्या के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एटॉमिक नंबर बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के कुल संख्या। क्लियर हो गया, बात समझ गए। अब सवाल है कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे। तो हम उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को गिन लेंगे और परमाणु संख्या निकाल लेंगे। लेकिन क्या हम लोगों के लिए यह संभव है कि नाभिक को ले फिर उसके प्रोटॉन को गने? ये संभव हम लोगों के लिए नहीं है। और ये केमिस्ट्री के लैब में भी संभव नहीं है कि आप परमाणु के नाभिक के प्रोटॉन को गने। इसलिए सबसे बेहतरीन व्यवस्था है कि आप परमाणु संख्या को याद कर लीजिए। अब कहिएगा कि हम क्यों याद करेंगे, हम डायरेक्ट गनेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको नौकरी से मोह माया नहीं है, यही निकलेगा। तो याद करना पड़ेगा, परमाणु संख्या क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब बहुत का परमाणु संख्या आपको याद ही होगा। क्या? जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1। सोडियम का कितना होता है, 11। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। ठीक है। एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 होता है। धीरे धीरे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाइएगा, आपको याद होते जाएगा। क्या हुआ? अच्छा, जाइए 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 तेजी से। जाइए जाइए, तेजी 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 से जाइए। अभी तबीयत खराब होने का मौसम भी है ना। मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत। देखिएगा कोई प्रॉब्लम होगा तो फोन कीजिएगा। है हल्ला, फिर हल्ला नहीं करिए। हल्ला मत करिए। सबसे एकदम हाथ जोड़कर विनती, गंभीरता बरतिए। और ये जनरल कंपटीशन निकालने की डिमांड भी है कि आप गंभीरता बनाइए। अब देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13। धीरे धीरे आप केमिस्ट्री पढ़िएगा और परमाणु संख्या याद होते जाएगा। 4 को का तो याद हो गया होगा। अब इस परमाणु संख्या से हमें क्या पता चला? अगर मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है, 12, तो इसका अर्थ यही निकलेगा कि मैग्नीशियम के एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 12। एल्युमिनियम के एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितना? हाइड्रोजन के एक परमाणु के नाभिक में, सोडियम के एक परमाणु के नाभिक में। अब मान लीजिए कि आपको इस तरह का प्रश्न पूछ दिया, मैग्नीशियम के कुल 10 परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? अब मान लिया आपका एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ गए कि मैग्नीशियम के 10 परमाणु में कुल प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो अब आप इसको बनाने में तनिक भी देर लगाइएगा। हम जान गए हैं, हमको याद हो गया है कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। और अगर मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है तो इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम के एक परमाणु के नाभिक में कुल प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। और अगर एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 12 होगी तो 10 परमाणु में 12 दही 120 होगी। इसका उत्तर कितना होगा, 120। ये आपसे पूछ दे कि 1 लाख हाइड्रोजन के परमाणु में, 1 लाख हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में कुल प्रोटॉन की संख्या कितनी,
1,00,000, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। इसका मतलब है दोस्तों कि हाइड्रोजन के एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1। क्लियर है बात? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। एक बार पुनः समझिए कि रसायन जगत में, केमिस्ट्री में तत्वों की पहचान जिस संख्या के द्वारा होती है उस संख्या को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर उसके एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में कुल प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कि हम जानते हैं कि परमाणु न्यूट्रल होता है, परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। सबसे पहले किस मॉडल ने साबित किया था कि परमाणु उदासीन होता है? जे टॉमसन। जे टॉमसन का एटॉमिक मॉडल पूरी तरह से गलत साबित हो गया, लेकिन जे टॉमसन के एटॉमिक मॉडल की एक बात बिल्कुल सही निकली कि कोई परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जिसके कारण परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो परमाणु उदासीन होते हैं, और क्यों उदासीन होते हैं? तो हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। एक तत्व के परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब यह है दोस्तों, कि अगर एल्युमिनियम का परमाणु संख्या यानी Z बराबर, Z परमाणु संख्या को किस में इंडिकेट करते हैं? Z। तो एल्युमिनियम का Z यानी परमाणु संख्या 13 है, तो इसमें प्रोटॉन भी 13 है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 13 है। यानी किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने उस तत्व के परमाणु संख्या होते हैं। एक तत्व के परमाणु में जितना प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात एक तत्व का जितना परमाणु संख्या है उतना ही उसके एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है। यानी अभी जो सवाल बनाए आप, इसी सवाल में पूछता कि मैग्नीशियम के कुल 10 परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी? 120 होगी। अब आप कहिएगा कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी प्रकार के परमाणुओं में बराबर होते हैं, तो क्या हम परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉन के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं? बताइए। अगर प्रोटॉन की संख्या अभी हम परमाणु संख्या को किसके आधार पर डिफाइन किए? प्रोटॉन के आधार पर डिफाइन किए। तो अगर हम ये जान रहे हैं कि प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या किसी भी तत्व के परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉन के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है? और अगर नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल सही बोले। इलेक्ट्रॉन की खासियत यह है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बना सकते हैं। और किसी भी तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सके वो ऋण आयन बना। तो निश्चित ही सभी प्रकार के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है।
लेकिन फिर भी हम परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉन के आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते। और अगर इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम परमाणु संख्या को परिभाषित कर देंगे तो भिन्न भिन्न स्थितियों में एक ही तत्व के परमाणु संख्या में बदलाव हो जाएगा। तब आपको कहना पड़ेगा पहले सोडियम का जो परमाणु संख्या था ना 11 था, अब देखिए ना 10 हो गया है। एक ही तत्व के दो परमाणु संख्या हो ही नहीं सकते। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर निकल सकते हैं, अब बाहर का इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर आ सकते हैं, अर्थात किसी भी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या में बदलाव होते रहता है। और यही कारण है कि हम परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉन के आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तत्व का एक ही परमाणु संख्या हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है। क्लियर बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? परमाणु संख्या समझ गए? तो एक बार पुनः समझ लीजिए, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की कुल संख्या, या परमाणु संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। क्योंकि अगर आयन बन गया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ घट जाएगा ना। तो सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर नहीं हो सकता है, या क्लोरीन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर केवल तब होंगे जब परमाणु क्या बना हुआ है? उदासीन बना हुआ है। किसी भी तत्व के परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब परमाणु क्या होंगे? क्या आयन में परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं? केवल किसमें होते हैं? कोई दिक्कत परमाणु संख्या में? नहीं ना? कोई दिक्कत? परमाणु संख्या को एक बार देख लीजिए। कायल गड़बड़ सर्वर कमेंट कर रहे हैं। कमेंट मत करिए, कमेंट करिएगा तो फिर क्या समझ में आएगा? समझिए, लिखना पड़ता है कमेंट में। क्या आते दोस्तों, द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, और इसको इंडिकेट करते हैं किसमें? ए से। परमाणु संख्या को जेड से, परमाणु संख्या को जेड से इंडिकेट करते हैं। परमाणु संख्या को किससे इंडिकेट करते हैं? जेड से इंडिकेट करते हैं, जेड से। ठीक है। और ध्यान दीजिए कि मास नंबर क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है। द्रव्यमान संख्या जो है दोस्तों, इसका भी संबंध किससे है? तत्व से है, यानी किससे है? एलिमेंट से है। तत्व से है यानी कि एलिमेंट से।
यानी इसका भी संबंध यौगिक और मिश्रण से नहीं है। जिस तरह परमाणु संख्या का संबंध केवल और केवल तत्वों से है केमिस्ट्री में, उसी तरह द्रव्यमान संख्या का संबंध केवल और केवल किससे है? तत्व से है। आपको कोई पूछ देगा कि बताइए तो कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो इसका द्रव्यमान संख्या बताना संभव नहीं है, क्योंकि इसका द्रव्यमान संख्या होता ही नहीं, ये यौगिक है। अब आइए कि द्रव्यमान संख्या क्या है। किसी भी तत्व के अरे फ्लाइट मोड में दे दिए फिर भी आ रहा है फोन। दिमाग खराब है इसका, फोन पर फोन कर रहा है। तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या है? तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या है? तो एक तत्व के परमाणु में, एक तत्व के परमाणु में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन, उपस्थित कुल प्रोटॉन और उपस्थित कुल न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या का। तो द्रव्यमान संख्या बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो किसी भी परमाणु के किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु में उपस्थित, उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित, उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। इसमें तो कोई और ज्यादा बात है नहीं। द्रव्यमान संख्या वास्तव में द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या वास्तव में क्या है? संख्या को बताता है। कभी कभी लोग द्रव्यमान संख्या को परमाणु द्रव्यमान बोल देते। परमाणु द्रव्यमान अलग चीज है, उसको मापने के लिए यूनिट बना हुआ है क्या? एएमयू। कभी कभी भूलवश द्रव्यमान संख्या को परमाणु द्रव्यमान बोल दिया जाता है। क्या द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान है? नहीं, द्रव्यमान संख्या वास्तव में संख्या है। जबकि परमाणु द्रव्यमान वास्तव में द्रव्यमान है जिसको हम एक यूनिट में मापते हैं, और परमाणु द्रव्यमान का यूनिट क्या है? एएमयू है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए कि किसी भी तत्व का मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की कुल संख्या और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, और ये दोनों मूलकण ऐसे मूलकण है जो परमाणु के न्यूक्लियस में रहते हैं। रतन जी, परमाणु किस में रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं। परमाणु के न्यूक्लियस में रहते हैं, परमाणु के न्यूक्लियस में रहते हैं। तो इस दोनों कण को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इस न्यूक्लियस गड़बड़ा गया है। न्यूक्लियस तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। हिंदी में भी इसको न्यूक्लियॉन ही कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसे क्या कहते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि दोनों ही नाभिकीय कण है। क्योंकि दोनों ही क्या है? नाभिकीय कण है। इसीलिए दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो कभी कभी द्रव्यमान संख्या बराबर सीधे सीधे बोल दिया जाता है न्यूक्लियनों की कुल संख्या ही क्या है। और जब हम न्यूक्लियन बोल दे रहे हैं तो एक साथ क्या बोल दे रहे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप द्रव्यमान संख्या को दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं।
आप द्रव्यमान संख्या को दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या को तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और दूसरा, किसी तत्व के परमाणु में न्यूक्लियन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या। कोई दिक्कत? द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या समझ गए? अब ध्यान दीजिए, केमिकल सिंबल में, रासायनिक संकेत में एटॉमिक नंबर और मास नंबर को किस तरह दर्शाया जाता है? केमिकल सिंबल आप जानते हैं, रासायनिक संकेत के रूप में किसे दिखाया जाता है? तत्व को। जैसे सोडियम के लिए रासायनिक संकेत N, पोटेशियम के लिए K, ऑर्गन के लिए, क्रिप्टॉन के लिए, आर्सेनिक के लिए, ये सब रासायनिक संकेत है। और यौगिकों को रासायनिक सूत्र, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, इसे रासायनिक सूत्र कहते हैं, इसे रासायनिक संकेत कहते हैं। रासायनिक सूत्र के माध्यम से यौगिकों को दिखाया जाता है और रासायनिक संकेत के माध्यम से तत्वों को दिखाया जाता है। और मिश्रण को दर्शाने के लिए केमिस्ट्री में कोई संकेत या सूत्र नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब आप जान गए हैं कि तत्वों को रासायनिक संकेत के रूप में दर्शाया जाता है और परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या का संबंध भी केवल किससे है? तत्वों से है। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की संबंध भी केवल किससे है? तत्वों से है। तो एक तत्व के रासायनिक संकेत में हम उस तत्व के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को भी दर्शा सकते हैं। एक तत्व के रासायनिक संकेत में उस तत्व के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को भी दर्शा सकते हैं। लेकिन कैसे? तो इसके लिए केमिस्ट्री की सबसे बड़ी संस्था आईयूपीएक ने एक नियम बना दिए हैं और तत्व के रासायनिक संकेत में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करने के लिए पूरे विश्व में यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक नियम है। और वो नियम क्या है आप जान भी गए होंगे, और नहीं तो आप समझ लीजिए। सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11। द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 23। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना? 19। पोटेशियम का 19 ना, तब कोई बोल लेते 20। कितना होता है? 19। द्रव्यमान संख्या 40। 39 दशमलव समथिंग होता है, तो 40 ले लिए हैं, समझे? डायरेक्ट राउंड फिगर में। अब ये संकेत है, तो दर्शाने का क्या तरीका है? तो किसी भी तत्व के रासायनिक संकेत के नीचे में परमाणु संख्या और ऊपर में द्रव्यमान संख्या, नीचे में परमाणु संख्या ऊपर में द्रव्यमान संख्या, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी द्रव्यमान संख्या को आप दाईं तरफ भी ले जा सकते हैं, लेकिन नियम है द्रव्यमान संख्या हमेशा ऊपर रहेगा और परमाणु संख्या हमेशा नीचे रहेगा। अब कहिए कि इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ज्यादा मान्य कौन है? तो ज्यादा मान्य ये वाला संकेत है, ये वाला संकेत ज्यादा मान्य, लेकिन ये वाला भी संकेत गलत नहीं है। क्लियर हो गया? तो हमको नहीं लगता कि अब द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में कोई दिक्कत रहेगा। और ये सब याद करने का वाली विषय धीरे धीरे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाइएगा, याद होते जाएगा। जैसे अभी तो पता चल गया कि पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? कितना होता है? 19 होता है, सॉरी 40 होता है।
परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। अब ध्यान दीजिए, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और किसी भी तत्व का जेड में परमाणु संख्या और ए में द्रव्यमान संख्या। तो किसी भी तत्व का परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या यानी जेड, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ए यानी कि द्रव्यमान संख्या। तो अगर हम ए में से जेड को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा कि निकल जाएगा? तो किसी भी तत्व के न्यूट्रॉन की संख्या उसके द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या उस तत्व के द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए आपसे पूछ दिया गया कि सोडियम 11-23 में इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, नहीं निकाल लीजिएगा। अगर आपको एग्जाम में रासायनिक संकेत देकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की संख्या पूछ रहा है तो आप निकाल लीजिएगा कि निकाल लीजिए? सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर, और संकेत में द्रव्यमान संख्या कितना है? 23। संकेत में द्रव्यमान संख्या कितना है? 23। परमाणु संख्या कितना है? तो 23 माइनस 11 कितना हो गया? 12। तो अगर किसी तत्व के रासायनिक संकेत में परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दर्शाया हुआ है तो हम उस तत्व के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। हम उस तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए, परमाणु द्रव्यमान तो आप पिछले चैप्टर में भी पढ़ लिए थे ना, जब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स पढ़े थे तो उसी चैप्टर में हम परमाणु द्रव्यमान पढ़ लिए थे ना। तो वो परमाणु द्रव्यमान तब पढ़े थे जब मूल कणों की पता नहीं थे। अब मूल कण का पता लग चुका है, तो आइए एक बार फिर से हम परमाणु द्रव्यमान को समझ लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि परमाणु द्रव्यमान को कार्बन 12 के परमाणु के सापेक्ष में रखकर निर्धारित किया जाता है। यह हम पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो जब मूल कणों की संख्या, जब मूल कणों का पता नहीं चला था तब किसी परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के आधार मानकर निकाला जाता था और अभी भी निकाला जाता है। लेकिन अब हमें परमाणु के सारे मूल कण यानी अंदर में क्या क्या है सब कुछ का ज्ञात हो चुका है। तो परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु के भीतर जो कुछ भी है सबके द्रव्यमान के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा दोस्तों? परमाणु द्रव्यमान कितना है?
तो परमाणु में जो कुछ है सबके द्रव्यमान के बराबर ही किसका द्रव्यमान होगा? परमाणु का द्रव्यमान होगा। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर परमाणु द्रव्यमान बराबर, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा तो हम जानते हैं परमाणु किसका किसका बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान क्या उस तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसमें कोई शक तो नहीं ना है, क्योंकि परमाणु में यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसके अलावा जो कुछ भी है वो अस्थायी है, थोड़े समय के लिए रहते हैं। हमेशा के लिए तो केवल कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और अब आइए दोस्तों कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को आप काउंट करिएगा तो इलेक्ट्रॉन में इतना कम द्रव्यमान होता है, इतना कम द्रव्यमान होता है, इतना कम होता है कि हम मान कर चलते हैं नहीं होता है। बात को समझे कि नहीं समझे? किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम, इतना कम, इतना कम कि हम मानते हैं कि द्रव्यमान है ही नहीं उसमें। और वास्तव में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1/1840 mu होता है। और सॉरी, हाँ 1838। ये इतना कम है कि इसको मानकर चलिए इसमें नहीं है। और हम मानकर नहीं चल रहे हैं, वैज्ञानिक ही मानकर चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान नहीं। और ये आप जान चुके हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 mu। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 mu। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। ये जान चुके हैं ना? तो परमाणु द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन को हटा दे कि नहीं है? अब प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना? और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होते हैं, यानी न्यूट्रॉन भी 1 mu। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या गुना 1 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या गुना 1। इसमें कहिए कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? अब आप कहिए 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है? नहीं पड़ता है। यानी कि अगर लिख दे कि परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो क्या इसमें कोई गलती हो जाएगा? गलत परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। बताइए, निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर ये लिख दिए तो ये बराबर द्रव्यमान संख्या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके द्रव्यमान संख्या के क्या होते हैं? बराबर। द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग चीज है, लेकिन किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके द्रव्यमान संख्या के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बस अंतर यह है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23। लेकिन सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 23 mu। बस इतना ही अंतर है कि परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए यूनिट है, जबकि द्रव्यमान संख्या वास्तव में संख्या है। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या के बराबर होते हैं, ये कहना थोड़ा गलत हो जाएगा।
ये कहना उचित रहेगा कि किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान एवं द्रव्यमान संख्या का संख्यात्मक मान क्या होते हैं? बराबर। अगर हम सीधे सीधे बोल दे कि जितना परमाणु द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान संख्या होता है, तो यह आंशिक रूप से गलत हो जाएगा। इसलिए यह बोलना उचित रहेगा कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एवं द्रव्यमान संख्या का संख्यात्मक मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संख्यात्मक मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? बताइए। द्रव्यमान संख्या में हम एमयू नहीं लगा सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान में लगा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान एक ही होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। क्या किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या एक ही चीज है? अलग अलग है। स्थिति ऐसी बन गई है कि दोनों के संख्यात्मक मान क्या होते हैं? बराबर। कोई दिक्कत? अगर मैग्नीशियम का द्रव्यमान संख्या 24 है तो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 24 एमयू होगा। हमको लगता है अब कोई दिक्कत इसमें नहीं रहा होगा। दिक्कत? आइए अगले टॉपिक पर। आइसोटॉप्स। समस्थानिक। समस्थानिक क्या है? सबसे पहले समझते हैं जो है सो है। लेकिन सबसे पहले बातचीत नहीं, तो जिससे क्लास में बात कर रहे हैं वही एग्जाम हॉल में टोकने तक के लिए तैयार नहीं होगा क्या? हाँ। और उल्टे कहेगा कि डिस्टर्ब कर दिया तुमको इसीलिए हम टॉप नहीं कर पाए। बात मत कीजिए। समस्थानिक आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है वो समझने से पहले ये समझ लीजिए कि ये रिलेटेड किस चीज से है। समस्थानिक का संबंध एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु से है। समस्थानिक किससे रिलेटेड है? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु से। यानी समस्थानिक का संबंध अलग अलग किसी दो तत्वों से नहीं है, बल्कि एक ही तत्वों के भिन्न भिन्न परमाणु से। अब अगर समस्थानिक का संबंध एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु से है तो आपके मन में यह ख्याल आएगा कि हम तो जानते हैं कि एक तत्व में एक ही परमाणु होते हैं, एक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ये तो आप जान चुके हैं। फिर आप कहिएगा ये भिन्न भिन्न परमाणु कौन से लाए? तो हम एक तत्व के एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, एक तत्व के नमूने में केवल एक परमाणु नहीं होगा। मान लीजिए कि हम अगर 1 kg कार्बन ले लिए तो 1 kg कार्बन में करोड़ों कार्बन के परमाणु होंगे कि नहीं होंगे? उन करोड़ों कार्बन परमाणु के बीच करोड़ों कार्बन परमाणु का मतलब है यहां पर भिन्न भिन्न परमाणु। यानी एक तत्व के नमूने में उसी तत्व के अरबों खरबों परमाणु हो सकते हैं। उसी अरबों खरबों परमाणु से संबंधित है क्या? समस्थानिक। तो हम ये बात जो लिखे हैं ये किस सेंस में लिखे हैं इस बात को आप समझ रहे हैं ना?
तो क्या समस्थानिक दो तत्वों के बीच के संबंधों को बताते हैं? नहीं। समस्थानिक एक ही तत्व के ढेर सारे परमाणुओं के बीच के संबंधों को दर्शाते हैं। आखिर किस कैसा संबंध को दर्शाते हैं? तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसका परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। वैसे भी जब आपको हम बोल दिए हैं कि समस्थानिक का संबंध एक ही तत्व से है, और इससे पहले आपको हम बोले हैं कि तत्व का केवल एक ही परमाणु संख्या हो सकता है, एक तत्व का एक से अधिक परमाणु संख्या हो ही नहीं सकता है। तो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिसके परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। जिसके परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो। मान लीजिए एक ही तत्व के दो परमाणु है, तो दोनों परमाणु का तो परमाणु संख्या समान ही होगा क्योंकि एक ही तत्व है। लेकिन उसमें एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या कुछ और है, उसी तत्व के किसी दूसरे परमाणु का द्रव्यमान संख्या कुछ और है, तो वो दोनों ही परमाणु एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, वह दोनों परमाणु एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। और आप जान गए कि द्रव्यमान संख्या के बराबर ही होते हैं क्या? परमाणु। तो अगर समस्थानिक के द्रव्यमान संख्या भिन्न है तो निश्चित ही उसके परमाणु द्रव्यमान भी क्या होंगे? भिन्न होंगे। उसके परमाणु द्रव्यमान भी क्या होंगे? भिन्न होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अब जान चुके हैं कि द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर समस्थानिक को परिभाषित किया जाता है इन्हीं दोनों के आधार पर, हम इसके आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते हैं, या इसके आधार पर परिभाषित कर भी दीजिएगा तो वो गलत तो नहीं होगा लेकिन उचित नहीं होगा। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसका परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? वे दोनों परमाणु एक दूसरे के समान। और अगर समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्या भिन्न है तो उसका परमाणु द्रव्यमान भी क्या होगा? भिन्न होगा। उदाहरण के लिए कार्बन के कुछ परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या होता है, लेकिन वही कार्बन के कुछ परमाणु का द्रव्यमान संख्या 14 होता है। तो परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न। सल्फर का कुछ परमाणु संख्या का द्रव्यमान संख्या 32 होता है, लेकिन वही सल्फर का कुछ का 33 होता है। तो समस्थानिक को समझने में कोई आपको दिक्कत है? अब देखिए, समस्थानिक अलग अलग परमाणु जिसके द्रव्यमान संख्या क्या अलग अलग है, परमाणु संख्या समान है। तो इन समस्थानिकों में क्या अंतर होते हैं गुणों को लेकर? तो समस्थानिक के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी समान होते हैं। यानी कि ये वाला परमाणु जिस तरह रिएक्शन करेगा, सेम टू सेम उसी तरह रिएक्शन कौन करेगा? कार्बन। ये कार्बन। तो भिन्न भिन्न परमाणु जो एक दूसरे के समस्थानिक है, उसके रासायनिक गुण या अभिक्रिया करने का गुण या अंग्रेजी में केमिकल प्रॉपर्टीज समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण थोड़ा क्या होते हैं? अलग होते हैं। भौतिक गुण यानी रंग, रूप, वजन, आकार, ये सब क्या है? भौतिक गुण। तो समस्थानिक परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये नहीं कि होते ही है, लेकिन भौतिक गुणों में भिन्नता पाई जा सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में रासायनिक गुणों में भिन्नता नहीं पाई जा सकती। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए, हम समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन
समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति को भी समझ लेते हैं। चूंकि ये तीनों मूल कण है परमाणु के, तो इन तीनों की स्थिति को समझना जायज है। कार्बन 12 और कार्बन 14, ये दोनों ही परमाणु एक दूसरे के क्या है? समस्थानिक है। तो आइए हम देख लेते कि इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, क्योंकि इसका परमाणु संख्या है क्या? 6। और इस कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 6। अब इस कार्बन में प्रोटॉन की संख्या है 6, क्योंकि परमाणु संख्या है 6। और इस कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 8। तो आप क्या देख रहे हैं कि समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, समस्थानिकों में प्रोटॉन की भी संख्या समान होती है, लेकिन समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। दो समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, प्रोटॉन की भी संख्या समान है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो आप समस्थानिकों को मूल कणों के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसमें प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब है आइसोबार। क्या हुआ? रिलेटेड है, समझ लेते इसको। ठीक है, समभारिक। समभारिक, आइए इसका जिक्र नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हल्ला काय करते हैं? और ध्यान दीजिए, अब अगला क्लास में देखेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया वो व्यवहार करिए जिससे आपकी अपेक्षा रखते हैं, है कि नहीं है? आप शिक्षित व्यक्ति है, और अगर हम अशिक्षित लोगों की तरह व्यवहार करने लगे तो फिर क्या अंतर रह जाएगा शिक्षित और अशिक्षित में, है कि नहीं है? और कुछ भी इस उम्र में अगर कुछ भी गलत करिएगा ना, तो जब उम्र ढल जाएगी ना, तो आप जब इस उम्र के घटनाओं को सोचिएगा, बड़ा अफसोस होगा आपको। ये बात हम कह देते हैं। तो रिक्वेस्ट है, सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि व्यवहार सही करिए। चलिए, सब्जी का फिर आ रहा है। एक है बीकेएस वर्मा, और बीकेएस वर्मा बोले मनीष को बोल दीजिए कि मुर्गा लेकर आएगा। ध्यान रखिएगा मनीष। हाइड्रोजन पर न्यूट्रॉन होता है? नहीं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आइसोटोप टेबल का पेरियोडिक टेबल में प्लेस क्या होगा? तो पेरियोडिक टेबल में आइसोटोप एक ही जगह पर होगा। वर्मा जी बोल दिए मनीष को मुर्गा लेकर आ रहा है।
तब तक प्याज लहसुन काटिए। राकेश कुमार का आ रहा है कि राकेश कुमार बोल रहे हैं रोशन भिंडी लेते आना। भिंडी का सीजन आ गया है। अभी तो स्टूडेंट का खाने वाला रेट नहीं है क्या? झूठ मूठ के उतना महंगा सब्जी खाया जाता है। पीडीएफ अपलोड करवा दे। ध्यान दे रहा है हमारा जो टेक्निकल टीम बैठे हुए हैं, पीडीएफ संबंधित वो आपके कमेंट को देख लिए होंगे। अविनाश कुमार लेट से ज्वाइन किए, इंस्टीट्यूट कवर कैसे करे? अच्छा हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब वीडियो देखिएगा ना, दो चैप्टर ही तो हुआ है, नहीं तीसरा चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं। क्या किसका? एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का। हाँ हाँ, पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है। सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? अच्छा बता देंगे। सोडियम पोटेशियम मेटल है, और मेटल जब पढ़ाएंगे तो बोल देंगे।